Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine at your home. In the previous video, we have discussed about locomotion, and in this video, we will discuss about animals that can migrate. Hope you will understand. So, listen it carefully. Firstly, we have to know about migrate. What is the meaning of migrate? The long distance movement of animals to escape unfavorable conditions and to search for breeding grounds is called migration. जब एनिमल्स लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके अपनी अनफेवरेबल कंडीशन से दूर भागते हैं या फिर अपनी खाना ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो उस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। ओके, जैसे अब ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है कि वो एनिमल्स वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो अपना एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम अपने बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं क्योंकि उनको वहाँ सरवाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो दूसरे प्लेस पर जाकर सरवाइव करने लगते हैं और वहाँ पर अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। या फिर कुछ बर्ड्स सिर्फ फूड प्रिपेयर करने के लिए माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, फिर फूड ढूंढ के वापस अपने पहले वाले प्लेस पर आ जाते हैं, तो उसको भी माइग्रेशन कहते हैं। दे माइग्रेट फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस ड्यू टू कोल्ड वेदर कंडीशंस एंड स्कैरसिटी ऑफ फूड। यहाँ रीज़न गिवन भी है वो किस लिए माइग्रेट करते हैं, ओरिजिनल प्लेस से कोल्ड वेदर की वजह से। जैसे ठंडे इलाके में ठंडी जगह पर जो एनिमल्स बर्ड्स रहते हैं वो ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं गर्म रहने के लिए एंड स्कैरसिटी ऑफ फूड, और अगर वहाँ भोजन की कमी है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए भी वो माइग्रेट करते हैं। दे ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस मीनिंग जिस कंडीशन में वो सरवाइव कर सके, उनको वहाँ उस रीजन में फूड भी अवेलेबल हो, बार बार उनको प्लेस चेंज ना करना पड़े, हैबिटेट चेंज ना करना पड़े, तो वो उसके लिए काफ़ी हज़ारों किलोमीटर तक दूर जाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम माइग्रेटरी एनिमल्स। नाउ वी विल डिस्कस माइग्रेटरी एनिमल्स। फर्स्ट इज आर्कटिक टर्न। इट ट्रेवल्स from its breeding ground in Arctic region to Antarctica and back again each year। ये जो बर्ड है ये अपनी ब्रीडिंग ग्राउंड मीन्स जहाँ उसका जन्म हुआ है उस जगह से, आर्कटिक रीजन में उसका जन्म हुआ, अब वो वहीं रहता था काफ़ी टाइम तक, लेकिन फिर वो कहाँ जाता है ट्रैवल करके, अंटार्कटिका जाता है, एंड बैक अगेन ईच ईयर, और हर साल फिर वो वापस भी आता है, यूँ नहीं कि वहीं स्टे करता है, वो वापस भी आता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अब ये जो दोनों जगह है ना, आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिका, ये अपोजिट साइड में है, एक नॉर्थ में और एक साउथ पोल में है, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट कम से कम डिस्टेंस कितना है, 19,000 किलोमीटर। बाय माइग्रेटिंग दिस सी बर्ड सीज 2 समर्स ईच ईयर। जिस टाइम पे ये माइग्रेट करता है, दिस सी बर्ड, सी में रहने वाला बर्ड है, समुद्र में रहने वाला, सी इज 2 समर्स, मतलब कि 2 गर्मी, 2 समर सीजन ईच ईयर, एक साल में 2 समर सीजन को ये फेस करता हुआ जाता है। रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट ऑन एन एवरेज राउंड ट्रिप लेंथ ऑफ दीज बर्ड्स इज 71,000 किलोमीटर। ये कितना लंबा ट्रैवल करते हैं, 71,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करके वहाँ जाते हैं। दीज बर्ड्स मेक द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ एनी एनिमल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इतना ज़्यादा माइग्रेशन, इतने ज़्यादा डिस्टेंस तक माइग्रेशन कोई भी बर्ड, कोई भी एनिमल नहीं करता जितना आर्कटिक टर्न करता है। ओके, कितना करता है ये, 71,000 किलोमीटर डिस्टेंस तक माइग्रेशन करके राउंड ट्रिप लेकर वापस आता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हेल्स। व्हेल्स ट्रैवल टू कोल्ड वेदर फॉर फीडिंग। व्हेल्स
ठंडी जगह पर क्यों जाती है? फीडिंग, इट मीन्स फीड करवाने के लिए, भोजन के लिए जाती है। एंड दे गो टू वार्म अप वाटर टू रिप्रोड्यूस, और गर्म पानी में वापस क्यों जाती है? रिप्रोड्यूस मीन्स न्यू बेबी को बर्थ देने के लिए। हम्पबैक व्हेल ट्रैवल्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ एनी मैमल। ये जो हम्पबैक व्हेल है ये एक मैमल है। इट मीन्स ये अपने बेबी को प्रोड्यूस करती है, रिप्रोड्यूस करने के बाद खुद ही उसको मिल्क फीड करवाती है, तो वो मैमल है। तो ये भी सबसे बड़ा माइग्रेशन करती है। वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा करते थे ये बर्ड आर्किटेक्टन, और ये जो है मैमल है जो सबसे बड़ा माइग्रेशन करती है। इट ट्रेवल्स फ्रॉम अंटार्कटिका टू सब ट्रॉपिकल कोस्टल वाटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से कहाँ तक जाती है? अंटार्कटिका से लेकर कोस्टल वाटर, ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल वाटर, समुद्र के पानी तक जाती है। इट ट्रेवल्स एन एवरेज 2500 किलोमीटर फ्रॉम पोलर वाटर टू देयर ट्रॉपिकल ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ये कहाँ तक ट्रैवल करती है मैक्सिमम? पोलर वाटर से लेकर ट्रॉपिकल ब्रीडिंग ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर, वहाँ तक ये माइग्रेट करती हुई जाती है। सिर्फ किसके लिए जाती है? फीडिंग के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए वो इतना डिस्टेंस कवर करती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉकस्ट। व्हाट आर लॉकस्ट? लॉकस्ट फॉर्म स्वैम। शायद आपने ये इंसेक्ट देखा भी होगा, राइट? लोकस्ट फॉर्म स्वैम। स्वैम मीन्स ये क्या बनाते हैं? झुंड बनाते हैं। विच कैन ट्रैवल लाइक ग्रुप बनाकर, विच कैन ट्रैवल 5 to 130 किलोमीटर और मोर इन अ डे। एक दिन में ये 5 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं वन डे के अंदर अंदर। Within one day they can travel 5 to 130 किलोमीटर। While traveling, जब ये ट्रैवल करते हैं, swarms destroy and eat away every crop fields that come in their way। उनके रास्ते में जितनी भी क्रॉप्स आती हैं वो सभी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लॉकस्ट आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी इंसेक्ट्स। तो ये ऐसी माइग्रेटरी इंसेक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। डिस्ट्रक्टिव मीन्स डिस्ट्रॉय करने वाले। ओके, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी इंसेक्ट्स कौन है? लॉकस्ट। जब ये स्वयं में चलता है तो ये रास्ते में आने वाली हर क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मोनार्क बटरफ्लाई। वी कॉल्ड इट मोनार्क। आर इज साइलेंट। ओके, मोनार्क इज दिस। Monarch butterflies migrate from Canada to Mexico in September और अक्टूबर। ये जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं ये माइग्रेट करना कब स्टार्ट करती हैं? सितंबर या अक्टूबर मंथ में स्टार्ट करती हैं। और कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? कनाडा से मैक्सिको तक। और ये वहाँ पहुँचती कब है मैक्सिको? नवंबर मंथ में। दे स्टार्ट द रिटर्न ट्रिप इन मार्च। फिर ये वापस के लिए जो राउंड लेती हैं वो कब लेती हैं? मार्च मंथ में। मतलब नवंबर में वो वहाँ पहुँचती हैं, नवंबर से लेकर मार्च तक वो वहीं रहते हैं। मार्च में वहाँ से रिटर्न स्टार्ट करते हैं एंड अराइव इन जुलाई, और जुलाई में वापस कनाडा पहुँच जाते हैं। नो वन बटरफ्लाई मेक्स द एंटायर राउंड ट्रिप। कोई भी ऐसी बटरफ्लाई नहीं है इसके अलावा जो इतना बड़ा राउंड ट्रिप लेकर माइग्रेट करे। At least 5 generations make this annual migratory cycle। Migratory cycle means माइग्रेशन करने का जो साइकिल है, चक्र है, वो ऐसे ही 5 जनरेशन तक चलता रहता है। इट मीन्स इस मोनार्क बटरफ्लाई का जो बेबी होगा प्यूपा से रिप्रोड्यूस होगा, फिर उसका फिर से बेबी होगा, फिर उस बटरफ्लाई का फिर से बेबी होगा। ऐसे करते करते ही जो 5 जनरेशन्स होंगी तो 5 जनरेशन्स तक ही माइग्रेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सैमन एंड ईल। हेयर एल इज साइलेंट। ओके, वी कॉल्ड इट सैमन
एंड ईल। फिश यूजुअली माइग्रेट टू रिप्रोड्यूस। जो फिश है वो ऑलमोस्ट माइग्रेट क्यों करती है, दूसरी जगह क्यों जाती है? सिर्फ रिप्रोड्यूस करने के लिए, न्यू बेबी को बर्थ देने के लिए। द माइग्रेशन इज़ ऑफ टू काइंड्स। माइग्रेशन भी टू टाइप्स का होता है। फिश माइग्रेट फ्रॉम सी अप टू इनटू फ्रेश वाटर टू ब्रीड। फॉर एग्जाम्पल सैमन। ये जो फिश माइग्रेट करती है समुद्र के ऊपर आकर, फिर वो फ्रेश वाटर में जाती है, समुद्र के पानी से निकलकर फ्रेश वाटर में जाती है। सिर्फ किस लिए? ब्रीड के लिए। फॉर एग्जाम्पल सैमन, लाइक सैल्मन फिश। फिश माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर डाउन इनटू द सी टू ब्रीड। और फिश जब फ्रेश वाटर से वापस नीचे आती है सी में, वो भी ब्रीड के लिए आती है। वो कौन सी फिश है? ईल। सैमन सी से फ्रेश वाटर में जाती है और जो ईल है वो फ्रेश वाटर से सी में जाती है ब्रीड के लिए। आफ्टर हैचिंग पेरेंट फिश डाई। जैसे ही वो हैचिंग मीन्स अंडे को सेती हैं, इट मीन्स जब उसमें से न्यू फिश बाहर आती है तभी पेरेंट फिश, जो बर्थ देने वाली जो फिश होती है, वो मर जाती है। एंड द यंग फिश माइग्रेट बैक टू देयर पेरेंटल अबॉर्ड सी और रिवर। और फिर वो जो न्यू फिश होती है जिसको उन्होंने बर्थ दिया था, वो फिर वापस से माइग्रेट करती है जैसे उसके पेरेंट्स करते हैं। फिर वो ऐसे ही सी और रिवर में जाकर माइग्रेट करती है। क्लियर? Here a wisdom tree is given. Migration of birds has been recorded as early as 3000 years ago by Greek authors. ये ग्रीक के ऑथर थे जिन्होंने 3000 ईयर्स पहले, एगो मीन्स पहले, बर्ड्स की माइग्रेशन का रिकॉर्ड रखा था। होमर एंड एरिस्टोटल, ये उनका नेम है। ग्रीक ऑथर्स होमर एंड एरिस्टोटल व द ग्रीक ऑथर्स हु हैज़ बीन रिकॉर्डेड द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की जो माइग्रेशन था उसका रिकॉर्ड बनाया था। ओके, टुडे आवर चैप्टर सेकंड हैज़ completed. In the next video we will discuss watchwords and exercise of this chapter. Hope you will understand it. Till then, thank you and have a great day.